हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम बात करेंगे वास्को डी गामा के आगे से। तो इसके पहले से हमने जो वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा के बारे में हमने देखा था कि 1497 ईस्वी में निकला था। देखिए, अगर अच्छे लेवल का एग्जाम होगा तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि वास्को डी गामा लिस्बन से किस वर्ष निकला था। देखिए, पहुंचा तो वो मई 1498 में है। कहाँ? इंडिया। कहाँ पर पहुंचा है? कालीकट में पहुंचा है। लेकिन निकला कब था? 1497 ईस्वी में निकला था अपने 4 जहाज़ों के साथ साओ गैब्रियल में। और यहाँ से जो एक अच्छा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, देखिए वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है, लेकिन 1524 में जॉन ठल ने उसको वायसराय बनाकर भारत भेजा था। तो प्रश्न बन सकता है, देखिए, कि वायसराय बनाकर कब यहाँ पर वास्को डी गामा को जॉन ठल के द्वारा भेजा गया। और या फिर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, 1524 में जिस समय वायसराय बनाकर उसको भेजा गया तो उस समय वायसराय बनाकर भेजा गया तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था? तो जॉन ठल था। तो अच्छे लेवल के एग्जाम हो या मतलब आप ग्रुप सी लेवल के एग्जाम की तैयारी करो तो यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, बहुत आसानी से प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। फिर पेड्रो अल्बरेज केवल के बारे में हमने देखा था 1500 ईस्वी में। इसने क्या किया था? पुर्तगाली एक अभियान यहाँ पे कालीकट पहुंचा और इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज जमोरिन को दे दिया था। तो ये सब चीज़ें हमारी हो चुकी थी, क्रम हमने देख लिया था किस प्रकार से यहाँ पे हमें याद करना है। जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं, जो पहला मतलब इससे पहले के जो वीडियो हैं वो ज़रूर देख लें, तभी ये वीडियो आपको सही लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे वास्को डी गामा चले जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोझिकोड, जिसका जो प्राचीन नाम था कालीकट था। देखिए कोची यहाँ पर है, कोची हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसका क्या है, उस समय क्या नाम हुआ करता था? कोचीन नाम हुआ करता था। और कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो इसीलिए क्या था, पुर्तगालियों का मेन टारगेट क्या था कि हमें कोचीन पे भी क्या करना है, अपना कब्जा करना है। और आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे मुख्यालय भी किसको बना देते हैं? कोचीन को बनाते हैं। जब अल्बुकर्क आएगा तो क्या करेगा? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाएगा या राजधानी बनाएगा। तो अरब सागर की रानी, तो यानी कोचीन पे जिसका कब्जा हुआ काफ़ी पावरफुल माना जाता था उस समय। तो चलिए, यहाँ पर कोची हमने देख लिया, कोझिकोड देख लिया। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सूरत थोड़ा ध्यान रखेंगे और मुंबई महाराष्ट्र हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो पुर्तगाली क्या है, राजा हैं, वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर गवर्नर भेजेंगे। कहाँ? भारत में। भारत में क्या करेंगे? वो गवर्नर भेजेंगे। और इसी क्रम में जो पहला गवर्नर आएगा वो होगा अल्मीड़ा। हम नोट्स में लिखेंगे इसको आगे से, लेकिन थोड़ा सा एक फिगर अपने दिमाग में बना लेते हैं अच्छे से। तो अल्मीड़ा को क्या करेंगे, ये भेजेंगे यहाँ पर गवर्नर बनाकर। 1505 ईस्वी में ये आएगा और 1505 से 1509 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। तो हालांकि इसको भेजा गया था 3 वर्ष के लिए, थोड़ा सा डिटेल में हम आगे देखेंगे क्यों इसका टाइम पीरियड हमें बढ़ता है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? अल्मीड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये। अब अल्मीड़ा को यहाँ पर ये कह के भेजा गया था कि आपको क्या करना है, समुद्र पर, इस वाले इलाके पर, समुद्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। तो इसने क्या किया था, अल्मीड़ा ने एक शांत जल की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, या आप शांत जल की नीति भी से कह सकते हैं। इस नीति में क्या था, देखिए, अल्मीड़ा को सरकार की तरफ से, यानी कि पुर्तगाल कि जो राजा थे, पुर्तगाल की जो सरकार थी कह लीजिए, वहाँ की तरफ से एक आदेश था कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हिंद महासागर, ठीक है, ये वाला जो एरिया हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो सके। अतः क्या होता, फिर अल्मीड़ा समुद्र पर प्रभुत्व बनाना चाहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, शांत जल की नीति कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शांत जल की नीति अल्मीड़ा के द्वारा चलाई गई थी। इसके बाद यहाँ पर ये जब समुद्र पे प्रभुत्व अपना स्थापित करना चाहता है तो इसी क्रम में इसके यहाँ पे एक युद्ध होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, मुंबई के पास में। यहाँ पर एक चौल बंदरगाह है, चौल बंदरगाह। तो यहाँ पर एक युद्ध लड़ा जाता है, और इसमें किन किन के बीच में युद्ध होता है, देखिए, एक गुजरात, ध्यान रखेंगे, मिस्र और तुर्की। और यहाँ पे कौन है दूसरी तरफ? यहाँ पे अल्मीड़ा है। ठीक है, गुजरात, तो गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना रहती है, संयुक्त मुस्लिम सेना रहती है, और उनके साथ अल्मीड़ा का युद्ध होता है, जो कि क्या है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। लेकिन इस युद्ध में अल्मीड़ा हार जाता है 1508 में। 1508 में हार जाता है, लेकिन 1509 में वो पुनः वापसी करता है, और 1509 में इनको फिर वो हरा देता है और दीव के युद्ध में हराता है। 1508 में तो चौल का युद्ध है, 1509 में दीव का युद्ध है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे हमने थोड़ा सा लोकेशन देख लिया है, यहाँ पे चौल का युद्ध लड़ा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप केवल चौल ही रखते हैं किताबों में, याद लिखा रहता है केवल चौल का युद्ध, लेकिन आपको थोड़ा लोकेशन भी पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। इसके बाद जो 1509 में मैं आपको बता रहा हूँ कि दीप का युद्ध, तो यहाँ पे दीप का युद्ध लड़ा जाता है, और दीप का किला, यहाँ पे दीप का किला भी बनाते हैं फिर पुर्तगाली। अब देख लेते हैं पुर्तगाली गवर्नर। यहाँ पे भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो भी मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है उसमें नहीं बताया, तो अच्छे से आप देखेंगे इसको। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, 1505 से 1509 तक।
3 वर्ष के लिए गवर्नर बनाया गया और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है। नीले जल की ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई इसने। शांत जल की नीति क्या है, यहाँ पे सरकार की तरफ से इसको आदेश था कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जो हिंद महासागर का एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर पूरा पुर्तगाली व्यापार क्या हो सके, हम वहाँ पे अपना कब्जा कर सके। चौल का युद्ध 1508 ईस्वी में लड़ा गया महाराष्ट्र के पास में, महाराष्ट्र के पास में लड़ा गया। और चौल बंदरगाह कहाँ है, वहाँ क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में था। तो अल्मीड़ा का युद्ध किससे होता है, गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना से होता है। और गुजरात का शासक कौन है, बहादुर शाह है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बहादुर शाह है। इसमें चौल के युद्ध में क्या होता है, 1508 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में ये युद्ध होता है और इसमें अल्मीड़ा हार जाता है। उसके जो बेटा था लॉरेंसो डी अल्मीड़ा, इसकी इसमें मौत हो जाती है। और बेटे की मौत से ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। 1508 में देखिए इसको जाना था वापस, क्योंकि 1508 में क्या होता है, अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर बना चुके थे। अल्बुकर्क इसके बाद हमारा गवर्नर रहेगा। तो 1508 में अल्बुकर्क को क्या था, गवर्नर बना दिया था पुर्तगाल के राजा ने। और जब अल्बुकर्क कहाँ आता है, इंडिया आता है। तो अल्बुकर्क जब इंडिया आता है तो अल्मीड़ा अल्बुकर्क को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है और इसको पद नहीं देता है, काहे का, गवर्नर का। क्योंकि अल्मीड़ा चाहता था कि मैं इस युद्ध की हार का बदला लूँ। जो 1508 में चौल का युद्ध लड़ा गया है, यहाँ पर संयुक्त सेना थी जो गुजरात, मिस्र और तुर्की की। यहाँ से जब अल्मीड़ा हारता है, और दूसरा कारण क्या था, बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो उसके अंदर क्या था, मुझे बदला लेना है। और बदला लेने की खातिर वो अल्बुकर्क को क्या करता है, ये पद नहीं देता है। और 1509 में फिर क्या करता है, एक युद्ध फिर होता है, द्वीप का युद्ध। और अल्मीड़ा ने द्वीप की लड़ाई में मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को हराया। और 1508 की हार व बेटे की मौत का यहाँ पे वो बदला ले लेता है। तो 1508 की हार का, बेटे की मौत का बदला लेता है। तो ध्यान रखेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, चौल का द्वितीय युद्ध के नाम से भी कहीं कहीं पर इसको किताबों में लिखा गया है, चौल का द्वितीय युद्ध कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। देखिए, अल्मीड़ा के द्वारा चौल का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से बनने की संभावना है। अब देखेंगे यहाँ पे जो चौल का युद्ध, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। 1508 ईस्वी में देखिए पुर्तगालियों की जब शक्ति बढ़ रही थी, तो इस शक्ति को, बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए मिस्र के सुल्तान ने क्या किया था, एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और भारत की तरफ भेजा। और इसमें देखिए गुजरात भी शामिल था, तुर्की भी शामिल था। इसके अतिरिक्त बीजापुर व अहमदनगर के शासकों ने भी यहाँ पर कुछ सहायता भेजी थी। और 1508 में इसीलिए यहाँ पर अल्मीड़ा हार जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए 1 2 3 ही हो गया। और इसके अतिरिक्त बीजापुर व अहमदनगर के शासकों ने भी क्या की, यहाँ पे सहायता करी। तो लगातार बैक टू बैक 2 युद्ध हो रहे हैं 1508 में और 1509 में। अगर हम इतिहास की बात करें, यहाँ पे प्राचीन इतिहास में लेके जाएं या मध्यकालीन इतिहास में लेके जाएं, तो बैक टू बैक 2 युद्ध कहाँ पर लड़े गए। देखिए, अगर हम बात करें 1191 की, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था और गौरी यहाँ पर हार जाता है। और फिर वो वापसी करता है 1192 ईस्वी में। और 1192 ईस्वी में वो क्या करता है, गौरी जीत जाता है और भारत में क्या होती है, तुर्की सत्ता की, तुर्की राज्य की स्थापना हो जाती है। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान जब गौरी को हरा देते हैं तो उसे माफ़ कर देते हैं। और गौरी 1 साल तक कड़ी मेहनत करता है और 1192 में वापसी करता है और यहाँ पर किसको हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। बैक टू बैक युद्ध हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1508 में ये हार गए अल्मीड़ा, 1509 में जीत गए। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीत गए थे पहले, लेकिन बाद में हार गए। बैक टू बैक युद्धों की अगर हम बात करें तो 1539 और 40 के 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, 1539 और 1540। 1539 में देखिए चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जहाँ पे हुमायूं क्या करता है, हार जाता है। फिर बैक टू बैक दूसरा युद्ध 1540 में होता है कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी हुमायूं हार जाता है। तो 3 ऐसे युद्ध मैंने आपको बता दी जो लगातार हुए और शासक क्या थे, सेम ही थे। यहाँ पे देखिए यही बाद में रहते हैं, अल्मीड़ा भी बाद में रहता है। 1539-40 में भी हुमायूं शेरशाह का, 40 में भी फिर हुमायूं शेरशाह का, 1191-92 में मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ से देखिए प्रश्न कई बार जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है एग्जाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला फैक्ट है, 1505 में अंजाडीवा, कन्नूर तथा किलवा में दुर्ग स्थापित किए। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम होगा तो वहाँ पे ये प्रश्न बनने की संभावना है। ग्रुप सी के हिसाब से, यूकेपीएससी के हिसाब से भी नहीं है इतना महत्वपूर्ण, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या यूपी पीजीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है प्रवक्ता के एग्जाम में, तो 1505 में अंजावीड़ा, कन्नूर तथा किलवा में यहाँ पर दुर्ग क्या हुए थे, स्थापित किए गए थे। अब हमारा अगला जो है दूसरा गवर्नर है अल्बुकर्क।
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखिए इसको क्या क्या उपाधियाँ दी गई है। पूर्व का सीजर, सागरों का शेर, पुर्तगाल का मंगल, ये सब उपाधियाँ किसको दी गई है? अल्बुकर्क को दी गई है। क्योंकि देखिए पुर्तगाली शक्ति का या पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, और वास्तविक संस्थापक इसको क्यों कहा गया उसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कोचीन को इसने मुख्यालय राजधानी बनाया। देखिए कोचीन मैंने आपको बताया ही है कोचीन के बारे में, जिसका अब वर्तमान नाम क्या हो चुका है? अब कोची है, और ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहते हैं। तो कोचीन पे कब्जा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और कोचीन को ही क्या करता है? ये अल्बुकर्क मुख्यालय बनाता है और राजधानी बनाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर हम अल्बुकर्क की बात करें, देखिए 1503 ईस्वी में ये भारत आ गया था कमांडर के रूप में, और कोचीन में पहले पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया। ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। तो 1503 ईस्वी में क्या है? ये भारत आ चुका था। 1508 ईस्वी में इसको क्या बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो इससे पहले अल्मीड़ा था उसने क्या कर लिया था? अल्बुकर्क को कैद कर लिया था, क्योंकि वो क्या चाहता था? अपनी चौल की हार का बदला लेना चाहता था। इसके बाद हम देखेंगे अगला फैक्ट है जो 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। तो देखिए बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के कंट्रोल में था उस समय गोवा, और यहाँ से गोवा जीत लेते हैं कौन? पुर्तगाली। और किसके समय हो रहा है काम? अल्बुकर्क के समय। अगर हम गोवा की बात करें दोस्तों, देखिए 1510 ईस्वी में यहाँ पर गोवा को क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं। और कब तक इस पे कब्जा रहेगा? 1961 ईस्वी तक इसमें कब्जा रहेगा। लगभग ये मान के चलिए 450 साल तक पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा करके रखा था। और अगर हम बात करें आज़ादी की, जब हम आज़ाद हो चुके थे उसके बाद भी ये क्षेत्र हमारे पास नहीं आया था। और जब 1961 में भारतीय सेना ने यहाँ पे एक ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। कौन सा अभियान? ऑपरेशन विजय अभियान। ये चाहें तो आप लिख सकते हैं नोट में अलग से। तो 1961 में यहाँ पे कौन सा विजय अभियान चलाया था? भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान चलाया। तिथि भी लिख लीजिएगा, 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया। और उस समय यहाँ पर पुर्तगाली जो गवर्नर कौन थे? डे सिल्वा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या नाम था? डे सिल्वा। पूरा नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वास्लो डे सिल्वा। तो ये पुर्तगाली अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कह लीजिए। क्योंकि 1961 में जब भारतीय सेना यहाँ पे विजय अभियान चलाएगी, ऑपरेशन विजय अभियान, तो जो ये वास्ले डी सिल्वा है ये क्या करेगा? वास्लो डी सिल्वा सरेंडर कर देगा, तो अपनी हार मान लेगा ये। और 1961 में फिर क्या होता है? गोवा भारत में शामिल हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1987 में गोवा को क्या मिलता है? फिर राज्य का दर्जा मिलता है। तो 19 दिसंबर 1961 का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इस दिन क्या हुआ था? गोवा भारत में शामिल हो गया था। और 19 दिसंबर को इसलिए गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो देखेंगे 1510 में गोवा यहाँ पर जीत लिया है किसने? अल्बुकर्क ने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में कई बार बनता है। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं आप? देखिए थोड़ा सा, अगर मैं कोचीन की बात करूँ यहाँ पर कि कोचीन की स्थापना कब हुई थी, देखिए कोचीन में दुर्ग की 1503 में। देखिए कोचीन में कितने शब्द हैं? कोचीन 3 हो रहा है ना, तो लास्ट में भी क्या है? देखिए 3 है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो 1503, अब इतना तो आपको थोड़ा सा 1500 इतना याद ही रखना पड़ेगा यार, इतना तो कर सकते हैं आप। तो कोचीन में कितने हो रहे? 3 शब्द, तो लास्ट के यहाँ पे क्या है? 3 है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बीजापुर के सुल्तान से कब ये गोवा जीता गया? 10 में। तो कहते हैं ना कि यार 10 बार गोवा जा रखा हूँ मैं। जैसे मान लो मैं किसी दोस्त से बोल रहा हूँ यार चल गोवा चलते हैं, तो वो मेरे को क्या कह रहा है कि नहीं यार मैं तो 10 बार गोवा जा चुका हूँ, अब बहुत हो गया, 10 बार गोवा जा चुका हूँ, अब नहीं जाना है मुझे। तो देखिए 1510 में क्या है? गोवा यहाँ पर जीत लिया पुर्तगालियों ने। अब देखेंगे 1511 में मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी थी। तो मलक्का पे भी यहाँ पे 1511 में नियंत्रण स्थापित हुआ। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, ये 10, 11, 15 ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 1515 में हारमुज पर अधिकार होता है, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है। तो फारस की खाड़ी मैंने आपको दिखा दी थी, स्टार्टिंग के जो वीडियो हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फारस की खाड़ी से भी एक मार्ग जाता था, जहाँ से यूरोप के लिए हम क्या करते थे? व्यापार करते थे उस समय। तो वहीं पर एक हारमुज पर ही क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं अल्बुकर्क। इसके बाद अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई, और इसीलिए अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। क्योंकि हम आगे देखेंगे जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं आगे, तो वहाँ पे राजा राम मोहन राय क्या करते हैं? सती प्रथा को रोकने के लिए काफ़ी कार्य करते हैं। तो इसीलिए अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात है दोस्तों, एक अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर रोक तो लगाई, लेकिन पुर्तगालियों की सोच बहुत आगे तक थी। सती प्रथा पर रोक लगाना ये भारतीयों के फायदे के लिए नहीं था, इसमें उनका खुद का फायदा था। देखिए सती प्रथा में क्या होता था? पति मर गया तो पत्नी को भी सती होना पड़ता था, उसको आग में वहाँ पर जला दिया जाता था। तो अल्बुकर्क ने इसके खिलाफ क्या किया?
रोक लगा दी और कहा कि अब यहाँ पर सती प्रथा बंद हो चुकी है गोवा में। अब देखिए, जिस औरत का पति उस समय मर गया था तो उसको कोई अपनाता नहीं था उस समय, क्योंकि देखिए बहुत एक किस्म से बहुत ही पिछड़े हुए सोच के मान सकते हैं हम उस समय। तो उस समय कोई अपनाता नहीं था तो फिर उनके खाने पीने रहने का व्यवस्था कैसे होगी फिर। तो इन्होंने क्या किया, अल्बुकर्क ने सती प्रथा पे रोक लगाई। अब वो औरतें मरेगी नहीं, यानी जिंदा है औरतें। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, जितने भी पुर्तगाली थे उनको कहा कि अब क्या करो, अब इन हिंदू महिलाओं से विवाह करो। तो मैक्सिमम उन महिलाओं से विवाह हुआ जिन जो क्या थी, सती हो चुकी थी, जिससे क्या हो, जनसंख्या बढ़े पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक उसने दूरदर्शी सोच का परिचय दिया। पहले तो उसने गोवा में सती प्रथा पे रोक लगाई और फिर जो औरतें सती हो चुकी थी वहाँ पर उसने क्या किया, पुर्तगालियों को बोला कि इन हिंदू महिलाओं से क्या करो, विवाह करो, ताकि हमारी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा बढ़ सके। इसीलिए तो गोवा में देखिए ईसाई बहुत ज़्यादा है, अब तक भी वहाँ पे ईसाई काफ़ी हैं। तो जब 1961 तक, इसीलिए हम वहाँ पर हम गोवा को नहीं ले पाए अपने नियंत्रण में, क्योंकि वहाँ पे ईसाई बहुत ज़्यादा हो चुके थे। और ये जो उसकी नीति थी, देखिए 1961 तक इसलिए वो कब्जा कर रख सके। तो ईसाइयों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी गोवा में। तो अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती करी। अपनी सेना में इसने क्या किया, भारतीयों की भी भर्ती करी। 1510 में गोवा जीतते ही अलेक्जेंडर के बाद पहला ऐसा क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। इसके बाद अगला फैक्ट है जो, वह है 1518 में चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू करी। काफ़ी डीप फैक्ट हो जाएगा, चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसाना यहाँ पर इसने शुरू कर दी थी। और गोवा में ही अल्बुकर्क की कब्र है। इनमें से जो देखिए, अगर हम अच्छे लेवल का एग्जाम है तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम बात करें वनडे एग्जाम के लिए, देखिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कोचीन वाला ये भी महत्वपूर्ण है, 1503 में पुर्तगाली दुर्ग का। 10, 11 और 15 ये तीनों वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सती प्रथा पे रोक लगाई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी जो नीचे के हैं ये इतने फैक्ट, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये वन लाइनर प्रश्न बन सकता है कि देखिए अल्बुकर्क की कब्र कहाँ है, गोवा में। इससे पहले मैंने आपको वास्को डिगामा की कब्र भी बताई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, लिस्बन लेके गए थे उसकी कब्र को। तो प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। तो अगला वीडियो अब हमारा रहेगा, इसके बाद अल्बुकर्क हमारा हो चुका है। इसके बाद अब एक अलग जो आएंगे हमारे गवर्नर नीनो डी कुन्ना आएंगे, और बाकी हम देखेंगे पुर्तगाली जो थे इन्होंने हमारे भारत को क्या दिया, मतलब इनके नियंत्रण की प्रक्रिया क्या थी और इनसे हमने क्या क्या सीखा, और पुर्तगालियों के मुग़लों के साथ क्या संबंध रहे, इन पे भी अभी हमारा एक वीडियो आएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप, ताकि मैं अगले वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। और एक उत्साहवर्धन भी होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।